चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है महाबलीपुरम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काफी कुछ जाना जाता है अपने मंदिरों के लिए, रॉक कट केव्स के लिए, रथ और रिलीफ्स के लिए। मैं वीरा इस बार मेरी दुनिया विद वीरा में एक बार फिर से आपको दक्षिण भारत की ओर ले चल रही हूँ। आपको मैंने पहले बताया था ना, दक्षिण भारत के लिए मेरे मन में एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि असल में जो भारत है उसकी पहचान आपको दक्षिण में ही दिखाई पड़ती है। वहाँ के मंदिर, वहाँ के रॉक कट केव्स या वहाँ के इंस्क्रिप्शंस या वहाँ का कल्चर। जब आप भारत के उस हिस्से में जाते हैं तब आपको अपने कल्चर और अपने इतिहास की रिचनेस का अनुभव होता है, और ये अनुभव मुझे बहुत पसंद है। मेरी दुनिया विद वीरा ये है सीजन 2, और सीजन 2 में मैं आपको ले गई थी लेह, और आज मैं आपको ले चल रही हूँ महाबलीपुरम, कांचीपुरम और तंजौर। इस जर्नी में एक बार फिर से मैं, मेरी माँ और मेरा भाई, सिर्फ हम 3 ही थे। कोरोमंडल कोस्ट बे ऑफ बंगाल के तट पर बसा है मामल्लापुरम, जिसको अब महाबलीपुरम कहा जाता है। पल्लव डायनेस्टी का ये एक जाना माना स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सीपोर्ट हुआ करता था पहले। 7वीं शताब्दी में इसे नरसिम्हवर्मन ने बनवाया था। 1980 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। जब भी मैं किसी इस तरह की हेरिटेज वाली ट्रिप पे जाती हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि तब मैं इतिहास के उस युग में पहुँच जाती हूँ जबकि ये सब बन रहा होगा। अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज का यूज करूँ तो मैं उस एरा में ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ। इसीलिए मेरे साथ कौन है, मैं कहाँ रुकी, मैं कैसे गई, ये सब भूल करके मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, और वो होता है उन मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स पे जो आज तक गवाह बने हुए हैं हमारे इतिहास का। भाई, कुछ भी कहने से पहले आपको बता दूं, महाबलीपुरम, कांचीपुरम और तंजौर ये तीनों ही जगह ऐसी हैं जो बहुत गर्म भी हैं और बहुत ही ह्यूमिड भी हैं। एक्चुअली हम तो सुबह 8 बजे ही पहुंच गए थे महाबलीपुरम, और हमने यही सोचा था कि कड़ी धूप होने से पहले हम पूरा सीपोर्ट घूम लेंगे। उसके आसपास के एरियाज को घूम करके हम फटाफट कांचीपुरम की ओर रवाना हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हम सुबह 8 बजे भी जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे इतनी चिटकती हुई धूप होगी कि हमें चक्कर आने लगेंगे। देखिए ना, ऊपर वाले ने हमें बचाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे नारियल भरपूर होता है, और नारियल में नारियल पानी होता है, और ये नारियल पानी आपके दिमाग को तरावट देता है। तो साउथ के तौर पे अगर आप जा रहे हैं या किसी भी कोस्टल एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी और जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, ऐसे में टाइम टू टाइम नारियल पानी पीते रहने से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और ना ही आपको चक्कर आएंगे। तो हमने भी फटाफट अपने हाथ में नारियल ले ही लिए, और हम सब नारियल पानी पीते हुए इधर उधर चक्कर काटने लग गए। देखिए, आप जैसे ही महाबलीपुरम में एंटर करेंगे आपको लार्जेस्ट रॉक रिलीफ मिलेगी, जिसका नाम है अर्जुन्स पेनेंस। इसमें महाभारत की कई सारी कहानियां कार्व्ड हैं, और इसी में बहुत सारी गुफाएं भी हैं। मैं पहली बार तो अपने पापा के साथ गई थी, तभी मुझे याद था कि इस रॉक रिलीफ पर 2 हाथी खूब बड़े बड़े से बने हुए हैं। जब मैं दोबारा गई अपनी माँ और अपने भाई के साथ, तो भी मेरी सबसे पहले नजर इन्हीं हाथियों पर पड़ी। ढेर सारे यक्ष, यक्षिणी, साधु और तरह तरह की कहानियों के जो चरित्र हैं वो सब इस दीवार पे बने हुए हैं, मतलब पहाड़ी दीवार पर। उसी के ठीक ऊपर थोड़ा दूरी पे जाकर भगवान कृष्ण का माखन लड्डू आता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सच में लड्डू है,
एक्चुअली एक पहाड़ी की ढलान पर एक बहुत बड़ा गोल मटोल पत्थर रुका हुआ है, जो कि अपनी जगह से हिलता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसे हिलाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह पर अडिग है। अगर हम ग्रेविटी के हिसाब से देखें तो ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो मैं, मेरी माँ और मेरा भाई केव्स के अंदर सारे चक्कर लगाने के बाद और उस माखन लड्डू के चक्कर लगाने के बाद धीरे से उस रॉक से नीचे उतरे और हम लोग शोर टेम्पल की ओर रवाना हो गए। महाबलीपुरम में बिल्कुल समुद्र के तट पे ये शोर टेम्पल बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, पल्लव डायनेस्टी जो है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं, ये सभी पहाड़ियों को धीमे धीमे छीनी हथौड़ी से खोदकर बनाए गए हैं। जहाँ के जितने भी स्टोन स्कल्पचर्स हैं, सबकी एक बहुत अच्छी खासियत है। सभी बहुत ही अच्छे रेशियो और प्रोपोर्शन में बने हुए हैं। यानी अगर आदमी का एक आकार है तो हाथी को उसी अनुपात में बनाया जाएगा ताकि वो एक्चुअल हाथी लगे। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का इन नक्काशियों में खास ख्याल रखा गया है। चिटकते हुए गर्मी में जलते हुए फर्श पर जब हमने शोर टेम्पल के चक्कर लगा लिए तो हम दौड़ते हुए उस जगह पे आए जहाँ पे पंच रथ हैं। एक्चुअली ये रथ नहीं है, ये पत्थरों के बने हुए रथ हैं जो कि मंदिर हैं, जिनमें से प्रमुख है गणेश रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, अर्जुन और द्रौपदी रथ और नकुल और सहदेव रथ। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है जहाँ पे ये सारे रथ आपको एक साथ मिलते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो ये परफेक्ट पॉइंट है। तो आप किसी भी रथ के आगे खड़े होकर फोटो खिंचाइए। जब धूप बहुत तेज होती है तो फोटो इनवेरिएबली बहुत अच्छी आती है। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ का आसमान बहुत नीला है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है। तो नीला आसमान, पथरीले ये स्ट्रक्चर्स, पीछे समंदर और फिर आप, और बैकड्रॉप में ढेर सारे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ये जगह काफी खूबसूरत नजर आती है। महाबलीपुरम के खूबसूरत स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद तकरीबन 2 घंटा बिताने के बाद अच्छे से फोटो खींचने के बाद हम कांचीपुरम की ओर रवाना हुए। वेगवती नदी के किनारे बसा हुआ है कांचीपुरम। अरे वही कांचीपुरम जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, जो रेखा जी हमेशा पहना करती हैं। चेन्नई से इसकी दूरी 71 किलोमीटर है। अच्छा, आपको पता है कांचीपुरम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो शिव कांची के नाम से जाना जाता है और दूसरा विष्णु कांची के नाम से। यहाँ का कैलाशनाथ टेम्पल बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर माँ पार्वती के दर्शन करने के लिए तप किया था। और यहीं पर एक मंडप भी बना हुआ है, जहाँ पे कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये मंदिर भी पल्लवों द्वारा ही बनवाया गया है। विष्णु कांची में वरदराज पेरुमल मंदिर है और यहाँ पर 1000 पिलर्स वाला हॉल भी है। पता है, आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको ढेर सारे गाइड्स आकर घेर लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा था, जिनके साथ एक बहुत ही लर्नर टाइप का गाइड था। हम उसी ग्रुप के साथ जुड़ गए और उन्हीं के साथ हमने पूरे मंदिर के आराम से दर्शन करे और उस गाइड ने जितनी बातें हमें बताई वो सब हमने ध्यान से सुनी। वो हमें 1000 पिलर्स वाले हॉल भी ले गया, जहाँ पे उसने पिलर को ठोककर संगीत के सुर निकाले। भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है कांचीपुरम और कांचीपुरम में ही 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कामाक्षी अम्मन मंदिर भी है, जो कि शिव कांची में है और यही पार्वती देवी का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा एकांबरेश्वर मंदिर है, जहाँ पे एक प्रसिद्ध हरा भरा आम का पेड़ है। कहते हैं इस पेड़ के नीचे पार्वती जी ने तप किया था। लेकिन माँ पार्वती का यहाँ कोई मंदिर नहीं है और इसे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताऊं,
जैसे मैं बनारस जब भी जाती हूँ, वहाँ पे हर जगह आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई पड़ते हैं। एक अलग ही वाइब है पूरे शहर की, है ना? उसी तरह से जब आप वृंदावन जाते हैं तो भी आपको ढेर सारे मंदिर ही मंदिर दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से उस शहर की भी वाइब काफी डिफरेंट है। ठीक इसी तरह से कांचीपुरम में भी अनेक मंदिर हैं और इन मंदिरों की वजह से इस शहर की वाइब भी बहुत अलग हो जाती है। अच्छा, डायनेस्टी चाहे कोई भी हो, मैंने देखा है पहले के लोग जब भी अपना कोई स्ट्रक्चर बनवाते थे, उसके पीछे बहुत ज्यादा सोच, इनफैक्ट बहुत ही बड़ी सोच, बहुत ही धैर्य और बहुत ही खूबसूरती का ध्यान रखा जाता था। पुराने लोगों को शायद समय से मतलब नहीं होता था, उनके लिए क्वालिटी काफी मायने रखती थी। इसीलिए आप जब भी इन मंदिरों में जाएंगे, आपको वहाँ की एक एक मूर्ति को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मूर्ति अपनी ही एक कहानी कहती है। चाहे वो मंदिर के प्रवेश द्वार पे बनी हुई अनगिनत मूर्तियां हों, चाहे वो गर्भगृह की मूर्ति हो, चाहे वो अंदर की चहर दीवारी पे बनी हुई मूर्तियां हों, चाहे वो गलियारे हों, चाहे वो रंगों का इस्तेमाल हो, जितना कुछ भी उस मंदिर में काम किया गया है, उस सब पे मेहनत की छाप एक एक कोने में साफ नजर आती है। और साथ ही आपको दिखाई पड़ता है उस समय का डिवोशन। कांचीपुरम की विजिट मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग विजिट थी। मंदिर देखने के बाद हम बाहर निकले और मार्केट एरिया में, जैसे बनारस में घरों में हर घर में साड़ियाँ आपको बुनती हुई मिल जाएंगी, उसी तरह से कांचीपुरम में भी ऐसा ही है। छोटे छोटे घरों में आपको कांजीवरम साड़ियाँ मिल जाएंगी। हमने ज्यादा शॉपिंग तो नहीं की, क्योंकि भाई जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा बजट ट्रैवलिंग के लिए होता है, शॉपिंग का बजट थोड़ा कम ही रहता है। तो कांचीपुरम और महाबलीपुरम की विजिट के बाद हम वापस चेन्नई लौट आए, क्योंकि हमारा बेस चेन्नई था। एक दिन चेन्नई में आराम करने के बाद हम तंजौर की ओर रवाना हुए। तंजौर चेन्नई से 352 किलोमीटर है और यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि चोल डायनेस्टी की धरोहर है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं श्याम बेनेगल जी के उस सीरियल की भारत एक खोज। और ये जब मैं वो सीरियल देखती थी ना, एडिक्शन था मुझे। हालांकि उस वक्त कैमरा वर्क इतना एक्सीलेंट नहीं था, टेक्निकली वो सीरियल इतना एक्सीलेंट नहीं था, लेकिन उस सीरियल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया की सोल बसी थी। और उसमें तंजौर का भी एपिसोड था, जिसमें राज राजा इस मंदिर को बनवाने के लिए कितना ज्यादा डिटरमिन्ड दिखाए गए थे। 11वीं शताब्दी में बना बृहदेश्वर टेम्पल, यहाँ की दो चीजें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो विशालकाय नंदी जी का स्ट्रक्चर और दूसरा यहाँ का 80 टन का शिखर, जो मंदिर की गुंबद पे रखा हुआ है। कहते हैं उसके लिए 1 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया था और उस रास्ते से पत्थर पहुंचाया गया था। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर में सिवाय पत्थरों की इंटरलॉकिंग के और किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ है पत्थरों को चिपकाने के लिए। तंजौर अपनी पेंटिंग्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, साड़ीज के लिए और मंदिरों के लिए जाना जाता है। बृहदेश्वर टेम्पल भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत ही बारीक काम है यहाँ पर भी। जो मंदिर के ऊपर के फ्रेस्कोज हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सब लाजवाब हैं। इस मंदिर में कई सीक्रेट रास्ते भी हैं। कहते हैं बाद में इसे किले की तरह भी इस्तेमाल किया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ पर शैडो नहीं पड़ती है। सीलिंग्स पर पेंटिंग्स बनी हैं जिसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल है। और जो टेम्पल की नींव है उसमें सैंड रखी हुई है, जिसकी वजह से ये मंदिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। सोचिए 11वीं सदी में हमारी सोच कितना आगे थी। ये पूरा टेम्पल ग्रेनाइट का बना हुआ है।
हालांकि आसपास आपको कहीं ग्रेनाइट मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी राज राजा ने ये निश्चय किया था कि वो ये मंदिर पूरा ग्रेनाइट का बनवाएंगे। अब उन्होंने कैसे इंतजाम करा, कहां से मंगवाया, कैसे बनवाया, ये तो सब राज राजा ही जानते हैं। लेकिन हमें तो ये पता है कि जब हम तंजौर मंदिर के अंदर गए तो एक बहुत बड़ा सा हाथी एंट्रेंस पे खड़ा हुआ था, जिसने अपनी सूंड को बढ़ा करके हमारे सर पे आशीर्वाद दिया। प्रचलन है, कई दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको हाथी इस तरह से प्रवेश द्वार पर मिल जाते हैं। मंदिर में मैं जैसे ही प्रवेश कर रही थी ना, सामने से जो स्ट्रक्चर आया वो बहुत ही अमेजिंग था, अद्भुत। एक्चुअली जो तंजौर का मंदिर है उसके जो शिखर हैं उनका शेप पिरामिड जैसा है। लगता है जैसे एक के ऊपर एक सीढ़ियां हैं जो कम पे कम होती जा रही हैं, और हर सीढ़ी पर ढेर सारी नक्काशी है, ढेर सारी मूर्तियां हैं। एक बार फिर से जलते हुए पैरों से हम एक के ऊपर एक पैर रख के इधर से उधर भागते हुए मंदिर को देख रहे थे, क्योंकि मंदिर के अंदर तो चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं है। पर जिस वक्त हम तंजौर पहुंचे थे बहुत ही ज्यादा तगड़ी धूप थी, सर पे सूरज चमक रहा था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब भी साउथ इंडिया जाऊं और इस तरह की विजिट पर दिन में निकलूं तो मुझे छाता हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, और या फिर मुझे शाम को विजिट करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, अगर आप उस जगह नाइट स्टे करें तब तो आप शाम को इन सब जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका नाइट डेस्टिनेशन वो जगह नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमें भी आगे बढ़ना था त्रिवेंद्रम की ओर, तो हम तंजौर पे ज्यादा नहीं रुके, लेकिन हमने उस मंदिर में 4 से 5 घंटे तो आराम से बिताए, और मंदिर के एक एक कोने में आराम से बैठ करके उस वक्त के स्प्लेंडर को महसूस किया। साउथ की पूरी ट्रिप पर मुझे केले के पत्तों से प्यार हो गया। पूछी क्यों? बहुत ही अच्छा और हाइजीनिक तरीका है यहाँ पर खाना देने का। केले के पत्तों पर ही खाना दिया जाता है, चम्मच का कोई टेंशन नहीं। सांभर, रसम, चावल हाथ से मिलाइए, हाथ से खाइए, खाइए और पत्ते को किनारे डालाइए। मैंने तो साउथ की पूरी ट्रिप में केले के पत्तों पर जम के खाया, और जो चीज मैंने सबसे ज्यादा खाई वो था बड़ा सांभर। जो ताजे ताजे कुरकुरे वड़े जब निकलते हैं ना, और उनको आप सांभर में डिप करके खाइए, मजा ही आ जाता है। एक्चुअली साउथ में डोसा उतना अच्छा नहीं बनता है जितना हमारे नॉर्थ में बनता है, I mean चटपटा। लेकिन साउथ के जो वड़े होते हैं ना, वो अमेजिंग होते हैं। तो हमारी साउथ की ट्रिप पर हमारा लंच और हमारा डिनर ज्यादातर वड़ा सांभर ही होता था, और स्टील के ग्लास में फिल्टर कॉफी, जो कि हार्ड होती थी और चीनी भी अच्छी खासी होती थी। मंदिर चाहे तंजौर का हो, चाहे कांचीपुरम का हो, या फिर महाबलीपुरम के स्ट्रक्चर्स हो, देखिए अगर आप भारत में रहते हैं और भारत की आत्मा को पहचानना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, इतिहास में लौटना चाहते हैं, तो आपको दक्षिण भारत की इन तीनों जगहों पर जरूर जाना चाहिए। मुझे लगता है इन मंदिरों को धर्म से ना जोड़कर अगर आप आर्किटेक्चर से जोड़कर देखें तो आपको सच में बहुत कुछ पता चलेगा। अगर हम धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर इन जगहों को देखेंगे तो हमें गर्व होगा कि भारत की धरती पर ऐसे भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। भाई मैं तो जितनी बार भी साउथ गई हमेशा मेरी आत्मा तृप्त हुई। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी एक साउथ की ट्रिप को प्लान करिए, अपनी आत्मा को आप भी तृप्त करिए, थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा अपने देश के बारे में भी पता चलेगा, द्रविडियन कल्चर के बारे में पता चलेगा, और ट्रिप तो अच्छी रहेगी। तो मैं चलूं? साउथ की इन 3 जगहों पर घुमाने के बाद मेरी अगली ट्रिप कहाँ की होगी? मेरी अगली ट्रिप एलोरा की गुफाओं और कृष्णेश्वर की होगी। चलिएगा जरूर मेरे साथ। साउथ से महाराष्ट्र की ओर जाऊंगी मैं, चलेंगे ना? तो अगली बार मिलने तक
अपनी मिट्टी को पहचानिए और उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए।